हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। और आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि पिछले जो संडे को टेस्ट हुआ था एआईडीसी का सेकंड टेस्ट, उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस सॉल्यूशन में मतलब ये टेस्ट में जो लोग भी जुड़े थे वो लोग शुरू से लास्ट तक रहिएगा ताकि उनको पता चले मैं कितना गेन किया, और जो भी क्वेश्चन डाउट था वो उसका सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा आज। तो जो लोग जुड़े थे वो सब लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए इस सेशन को ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। और इसमें आपको पता होगा जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो आपको भी पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। कभी कभी तो रिपीट भी कर देता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपका ये कंसेप्ट भी बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि नहीं जो भी पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी इस सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और चलिए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं, और इसमें देखेंगे कि हम लोग सब प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि कौन स्टूडेंट कितना नंबर लाए हैं, कौन टॉप किए हैं। तो उन लोग का नाम भी अनाउंस होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था। आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज नो इन्वर्जन ऑफ इनपुट सिग्नल। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें इनपुट सिग्नल का इन्वर्जन नहीं होगा। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, देख लीजिए वहां पर स्क्रीन पर। उसमें ऑप्शन ए में था 2C स्टेज, ऑप्शन बी में था सी एंड CC स्टेज मतलब कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर स्टेज, थर्ड में था 3C स्टेज, फोर्थ में था C स्टेज एंड इमीटर फॉलोअर। तो आप देखिएगा नो इन्वर्जन करने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इनपुट पर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर कोई भी डिवाइस पर हम जैसा सिग्नल दे रहे हैं हम चाहेंगे कि वैसा ही सिग्नल हमें मिल जाए, वो यानी कि नो इन्वर्जन हुआ, नो फेज शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कब हो सकता है, कौन सा कॉम्बिनेशन देगा, आपको ऑप्शन के अनुसार चुनना है। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन 2 कॉमन इमीटर स्टेज, पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 कॉमन इमीटर स्टेज, देखिए ये कॉमन इमीटर है, यह कॉमन इमीटर है फर्स्ट है, और यह कॉमन इमीटर सेकेंड है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इधर से हम इनपुट देंगे, इसका आउटपुट जो होगा इसका इनपुट, ये मल्टी स्टेज हम बोल सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेज है तो। और यह कैस्केडेड अरेंजमेंट में है। आपको पता होगा कैस्केडेड अरेंजमेंट क्या होता है, फर्स्ट का आउटपुट सेकेंड का इनपुट बन जाए, वो हमारा अरेंजमेंट कैस्केडेड अरेंजमेंट कहलाता है। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, कॉमन इमीटर आपको पता होगा कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है, ठीक है। यानी हम जो भी सिग्नल इनपुट पर अप्लाई करेंगे साइनोसॉइडल सिग्नल, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके देगा लेकिन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कर देगा। देखिए अब इस सिग्नल को हम इस कॉमन इमिटर के सेकेंड स्टेज पर अप्लाई करेंगे और ये क्या करेगा, इस सिग्नल को 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देगा। यानी जैसा हमारा इनपुट सिग्नल था वैसा आउटपुट सिग्नल मिल गया। यानी कि ये कॉम्बिनेशन 2C स्टेज हमारा नो इन्वर्जन ऑफ इनपुट सिग्नल दिया। तो आपको ऑप्शन में ये फर्स्ट में दिखा रहा होगा कि 2C स्टेज, इसका मतलब कि 2 कॉमन इमिटर का स्टेज लेंगे, उसमें जैसा सिग्नल देंगे वैसा मिल जाएगा, यानी कि हमारा नो इन्वर्जन हुआ। तो आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, शो हो रहा होगा। इसमें पूछा गया था इन एम्पलीफायर वेरिएशन इन बीटा कॉजेज। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एम्पलीफायर में जो बीटा होता है वह किसके कारण वेरिएशन, उसमें किसके कारण वेरिएशन आता है। तो आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में पूछा था बायस अनस्टेबिलिटी, बी में पूछा था, बी में दिया था सॉरी, बी में है बायस स्टेबिलिटी, सी में है जीरो बायस, और डी में नॉन ऑफ दी अबव। तो बीटा क्या होता है, करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये किसको डिनोट करता है, कॉमन इमीटर में करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को डिनोट करता है। और यह आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो यानी कि IC अपॉन IB, क्योंकि इमीटर टर्मिनल आपका क्या होता है, कॉमन होता है। तो उसमें IC क्या हो गया, आउटपुट हो गया, और IB इनपुट हो गया। अब इसमें वेरिएशन कब आएगा, जब IB में वेरिएशन आएगा, IC में वेरिएशन आएगा। तो IC में वेरिएशन कब आता है, आप बता सकते हैं कि जब IC यानी ट्रांजिस्टर में हम लोग बायसिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर बायसिंग, तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करेगा, ठीक है, DC लोड लाइन पर। तो वहां से क्या होगा कि IC में भी वेरिएशन आएगा। जब IC में वेरिएशन आएगा तो आपका बीटा तो ऑटोमेटिक ये वेरी करेगा। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन बायस ऑन स्टेबिलिटी,
यानी कि बाइसिंग अच्छा नहीं किए हैं, प्रॉपर बाइसिंग नहीं किए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बीटा में वेरिएशन होगा। तो आपका राइट आंसर ये है बायस अनस्टेबिलिटी, यानी कि हम लोग प्रॉपर बायस नहीं किए हैं, यानी कि हमारा बीटा वेरी करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बायस अनस्टेबिलिटी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, निगेटिव फीडबैक इज यूज टू। निगेटिव फीडबैक का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ होता है इसका यूज? तो ऑप्शन देखिए, इंक्रीज द गेन, अगर गेन इंक्रीज करना वहां पर लेंगे इसका यूज करेंगे, या फिर इंक्रीज स्टेबिलिटी, डिजाइन एंड ऑसिलेटर, ऑल ऑफ द अबव। निगेटिव फीडबैक का यूज हम लोग करते हैं फीडबैक एम्पलीफायर में, ये तो सबको पता होगा। निगेटिव फीडबैक का यूज हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर में करते हैं, और फीडबैक एम्पलीफायर में करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसका स्टेबिलिटी अच्छा होता है, इसलिए हम लोग एम्पलीफायर में यूज करते हैं क्योंकि ये स्टेबल रखता है। हाँ, गेन इसका डिक्रीज कर जाता है। निगेटिव फीडबैक जब यूज होता है कोई भी एम्पलीफायर में तो उसका गेन डिक्रीज कर जाता है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, इसमें बोल रहा है कि इंक्रीज द गेन, गेन कभी इंक्रीज नहीं होता है, गेन डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन ए जब गलत हो गया और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऑल करने का मतलब ये तीनों ए बी सी तीनों सही होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन ए गलत हो गया तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब बचा बी और सी। तो निगेटिव फीडबैक का यूज ऑसिलेटर में नहीं होता है, उसमें पॉजिटिव फीडबैक का यूज होता है। निगेटिव फीडबैक का यूज फीडबैक एम्पलीफायर में होता है, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया। अब बच्चा बी, अब बी ये क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं निगेटिव फीडबैक में स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें इंक्रीज स्टेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे, निगेटिव फीडबैक का एडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक, उसमें आप लोग को मिला होगा, आप लोग देखे होंगे कि इसका इंक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, और निगेटिव फीडबैक कैन बी ऑफ। इसका मतलब पूछ रहा है कि ये कितने टाइप्स का हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया है 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, ओनली 1 टाइप्स। तो आप लोग पढ़े हैं निगेटिव फीडबैक में ये वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट, यानी कि 4 टाइप्स का पढ़े थे। ऑप्शन सी में देखिए 4 टाइप लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निगेटिव फीडबैक का टाइप होता है वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज और करंट शंट, यह आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस। फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस कौन सा होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है जेफेट, बी में बीजेटी, सी में मॉसफेट, डी में ट्रायोड। तो आप देखिए बीजेटी और एफईटी दोनों स्विच की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन बीजेटी जहां स्मॉल पावर को कंट्रोल करना है वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, और एफईटी को जहां हाई पावर को कंट्रोल करना है वहां पर हम लोग एफईटी को यूज करते हैं। इसमें लेकिन वो नहीं पूछ रहा है कि आप कहाँ यूज करते हैं, इसमें पूछ रहा है कि सबसे फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस कौन सा है। सबसे फास्ट काम करता है आपका मॉसफेट सबसे फास्ट काम करता है, और ये फेट का टाइप है जेफेट और मॉसफेट। इसमें क्या होता है कि ये हाई पावर को तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन इन सबों के तुलना में ये बहुत फास्ट काम करता है, बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेता है मॉसफेट। तो इसका राइट आंसर सी होगा, मॉसफेट। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, मॉसफेट सबसे फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत रिपीट करता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा फास्ट मॉसफेट काम करता है स्विचिंग डिवाइस की तरफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको दिख रहा होगा निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर हैज द ओनली डिसएडवांटेज। अब देखिए निगेटिव फीडबैक का डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आप चूज कीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन ए में दे रहा है डिक्रीज द डिस्टोर्शन, यह डिस्टोर्शन को कम करता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्टेबलाइज द गेन, सी में इंक्रीज द बैंडविड्थ, और डी में रिड्यूस द गेन। आपको पता होगा निगेटिव फीडबैक का डिसएडवांटेज क्या है, यह गेन को रिड्यूस करता है। ऑप्शन डी में क्या है, गेन को रिड्यूस करता है, और यही इसका डिसएडवांटेज है। इसी वजह से इसका ऑसिलेटर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये गेन को कम कर देता है। बाकी ए बी सी यह एडवांटेज है। अगर डिक्रीज द डिस्टोर्शन मतलब डिस्टोर्शन को कम कर रहा है, यानी वो हमारे लिए अच्छा है, वो एडवांटेज है। स्टेबलाइज द गेन, गेन को स्टेबल रख रहा है, वो भी अच्छा है। बैंडविड्थ, इंक्रीज द बैंडविड्थ, वो भी आपका
अब देखिए गेन इंटू बैंडविड्थ में एक रिलेशन पढ़े होंगे, गेन इंटू बैंडविड्थ में एक रिलेशन पढ़े होंगे। ये क्या होता है, गेन इंटू बैंडविड्थ का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि गेन डिक्रीज करेगा तो ये बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा। तो आप लोग तो जानते हैं कि नेगेटिव फीडबैक में गेन रिड्यूस होता है, यानी कि कम होता है, यानी कि उसमें बैंडविड्थ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप लोग यहाँ से इंक्रीज द बैंडविड्थ, यानी कि बैंडविड्थ इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, मतलब फिक्स आएगा, वो वेरी नहीं करेगा। अगर ये मान लेते गेन 4 है, बैंडविड्थ 3 है, तो मल्टीप्लाई करके 12 आया, लेकिन ये गेन डिक्रीज करके 3 हो गया, तो ये बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाएगा और ये 12 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि अगर गेन डिक्रीज कर रहा है तो बैंडविड्थ आपका इंक्रीज कर रहा है, 3 से 4 हो गया। तो ऑप्शन सी भी इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, अब हम कुछ देर के बाद देखेंगे जो रैंक लाए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उनका नाम भी अनाउंस होगा, और हम लोग कुछ क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उनका रैंक कौन है जो थर्ड रैंक लाए हैं और उनका कॉलेज कहाँ है। तो और देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है इन एन ऑसिलेटर द टोटल फेज शिफ्ट अराउंड द लूप मस्ट बी। ऑसिलेटर, ऑसिलेटर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ऑसिलेटर क्या होता है। इसमें पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है, जब किसी भी एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे वो अब ऑसिलेटर बन जाता है, इसका यूज ही होता है। और एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर जैसे डिनोट किए हैं, और ये भी जान लीजिए कि ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है। कॉमन इमीटर का प्रॉपर्टी होता है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है, अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे। और यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक यूज हुआ है, पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। कहने का मतलब अगर इधर से इनपुट सिग्नल हमारा साइनसॉइडल इस तरह से जाएगा तो कॉमन इमीटर क्या करेगा, एम्पलीफाई करके आउट ऑफ फेज देगा। फीडबैक क्या होता है कि इसमें से कुछ पार्ट को हम लोग लेते हैं और इनपुट में देते हैं, तो ये इसमें से कुछ पार्ट को लेंगे लेकिन जो फेज में उसी फेज में लेंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर ये पॉजिटिव फीडबैक को देंगे। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा कि यह 180 डिग्री आउट ऑफ फेज देगा, कहने का मतलब इसको भी अब इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट करने का मतलब फिर यह ऐसा आ जाएगा। तो आप लोग देखिए सिग्नल और ये फीडबैक दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सेम फेज में होता है कि आउट ऑफ फेज होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें टोटल फेज शिफ्ट कितना होता है। तो आप लोग देखिए 180 और 180 यानी कि 360 डिग्री टोटल फेज शिफ्ट होता है इसमें। 360 डिग्री आपका ऑप्शन तो नहीं है 360 डिग्री, लेकिन उसमें देखिए 0 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 0 डिग्री दिया हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे 360 डिग्री या 0 डिग्री दोनों बात सेम होता है। ये 0, ये 90 और ये 180 और ये 220 और यहाँ पर 360, यानी कि जहां 360 डिग्री होगा वहां पर 0 डिग्री होगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ जेफेट इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू डेट ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर और जेफेट में तुलना करके बताना है कि इसका इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है जेफेट का। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि इसमें जेफेट और बीजेटी में तुलना करना है और इसमें देखना है किसका इम्पीडेंस ज्यादा होता है। तो ये भी आपको पता होगा जेफेट या मोसफेट किसका टाइप है, फेट का। ठीक है, और बीजेटी के बाद हम लोग फेट पढ़े थे, इसमें क्या ड्रॉबैक था कि इसका इनपुट इम्पीडेंस कम होता है और इसमें नॉइज कंसिडरेबल था, मतलब कि नॉइज इतना था कि उसको हम लोग कंसिडर करना पड़ रहा था। तो बीजेटी में क्या था, इनपुट इम्पीडेंस लो था, तो यह हमारे लिए डिसएडवांटेज था। तो हम इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या लाए, फेट में क्या होता है कि इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। ठीक है, इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। अब इसका हुआ तो जेफेट है, इसका टाइप से, तो इसका भी तो हाई होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जेफेट और बीजेटी में किसका ज्यादा होता है, तो जेफेट का ज्यादा होता है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, मोर देन। जेफेट का इनपुट इम्पीडेंस मोर देन डेट ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। तो आपका ऑप्शन बी सही है, मोर देन होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए, नहीं सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन था ये, 9 नंबर था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फिर
आप लोग अच्छी बात है, आप समझ में आ रहा है तो समझिए और आगे क्वेश्चन देखिए 20 तक है। शायद हो सके कि आपको आगे इसके आगे जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम हो, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी फायदा हो जाए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए इसमें अब कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्ट को अनाउंस करेंगे जो टॉप किए हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन देख लीजिए 10 नंबर देखिए डिस्प्ले पर शो हो रहा है। इसने दिया है कि इन पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल आर। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, अभी कुछ देर पहले बताएंगे पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। जब उसमें पॉजिटिव फीडबैक, हाँ तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, ये कॉमन इमीटर और पॉजिटिव फीडबैक का यूज होता है तो बेसिकली एम्पलीफायर ही बनता है। तो हम लोग एम्पलीफायर में देखें, सॉरी ऑसिलेटर बनता है, ऑसिलेटर बनता है। तो हम लोग ऑसिलेटर में ही देखेंगे कि इस पे क्या आया था, जैसा फीडबैक का सिग्नल आया था मतलब वैसा ही इनपुट सिग्नल था, दोनों क्या था सेम फेज में था। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन ये फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल किस में होता है, सेम फेज में होता है या आउट ऑफ फेज में होता है। तो आप देखिए दोनों सिग्नल सेम फेज में है यानी कि इन फेज। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है 10 नंबर का, इन फेज होगा। ठीक है, यही अगर निगेटिव फीडबैक यूज होता वो आपका फीडबैक एम्पलीफायर में यूज होता है और उसमें क्या हम लोग देखे थे कि निगेटिव फीडबैक में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से नहीं वहां से भी पूछ सकता है कि नेगेटिव फीडबैक जब यूज करेंगे तब आपका क्या होगा। तो हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और इसमें 10 का आपका ऑप्शन है सही है, इन फेज में होगा। अब हम लोग देखेंगे रैंक, कौन स्टूडेंट इस टेस्ट में टॉप किए हैं, उनका रैंक क्या है, उनका कॉलेज कहाँ पर है, वो हम लोग देखेंगे। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे। 10 क्वेश्चन सोल्व हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो आप देखिए, आप अनुमान लगाइए कौन से हो सकते हैं, क्योंकि जो टेस्ट दिए उनको पता है कि हम कितना क्वेश्चन सही किए हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं उनको पता है कि हम कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितना हम ला सकते हैं। और हम इतना बता दे रहे हैं कि 14 नंबर आपका थर्ड रैंक को आया है, मतलब 14 नंबर पर थर्ड रैंक आया है। तो आप लोग सोच लीजिए कि किसका 14 नंबर है और वो थर्ड रैंक लाए हैं। सब लोग को तो सोच आ गया होगा कि मतलब हम 14 नंबर सही किए थे, यानी कि थर्ड लिस्ट में हम आ गए, थर्ड रैंक पर। तो देखिए हम नाम भी बोल लेते हैं। प्रियंका कुमारी जीपी सीतामढ़ी, प्रियंका कुमारी जीपी सीतामढ़ी और सेकंड है, मतलब इसमें 3 लोग थर्ड रैंक लाए हैं। प्रियंका कुमारी सीतामढ़ी, अजीत कुमार पांडे जीपी डेहरी ऑन सोन और थर्ड में है पुटुन कुमार जीपी नवादा। ये 3 स्टूडेंट 20 नंबर में 14 नंबर लाए हैं और थर्ड रैंक को प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आप लोग नाम सुन लिए होंगे, फिर से एक बार बोल देता हूँ। प्रियंका कुमारी जीपी सीतामढ़ी, अजीत कुमार पांडे जीपी डेहरी ऑन सोन, थर्ड में पुटुन कुमार जीपी नवादा। ये 3 स्टूडेंट जो थर्ड रैंक लाए हैं 20 नंबर में, मतलब एडीसी में 20 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 14 नंबर लाए हैं, थर्ड रैंक लाए हैं। तो उनको द पॉलिटेक्निक क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप पे और ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि ये नंबर बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो और ज्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, और इस रैंक को और आगे बढ़ाइए ताकि आप सेकंड रैंक लाएं, फर्स्ट रैंक लाएं। तो हमारा आपसे यही उम्मीद रहेगा कि आप नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा कीजिएगा, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। और हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे सेकंड रैंक कौन लाए हैं, उनका नाम क्या है, उनका कॉलेज नेम क्या है, कितना नंबर लाए हैं, फिर फर्स्ट रैंक को देखेंगे। तो इस सेशन में शुरू से लास्ट तक अभी और 10 क्वेश्चन है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि सेकंड रैंक कौन लाए हैं और फर्स्ट रैंक कौन लाए हैं। तो आप लोग इसमें शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए और फ्रेंड को शेयर करते रहिए। जो लोग नए हैं लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था। 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया था कि विच इज यूज्ड टू जनरेट सातूथ वेव फॉर्म। सातूथ वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सातूथ वेव जनरेट करना है। सातूथ वेव जनरेट करने के लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन दिया है इंडक्टर, रजिस्टर, डायोड, यूजेटी। देखिए आप तो सीधे देख रहे होंगे इंडक्टर तो हो नहीं सकता है, रजिस्टर तो हो नहीं सकता है, ये कोई डिवाइस नहीं है कि जो सिग्नल कुछ जनरेट करेगा। ठीक है, इन लोग का अलग प्रॉपर्टी है, आप लोग इसी में भी पढ़े होंगे, ज्यादा डील नहीं करूंगे यहाँ पर। सी में है डायोड, ठीक, और डी में है यूजेटी। अब ये 2 ऑप्शन में से कोई एक सही हो सकता है। आपको पता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा।
डायोड का भी आप काम देखे होंगे कि ये ज्यादातर स्विचिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है, जिसको मतलब जिसका ज्यादा मतलब जहां पर इजिली यूज हो सकता है उसको हम लोग करते हैं। तो डायोड का हम लोग स्विचिंग की तरह यूज करते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा ऑप्शन यूजेटी, यूजेटी सही हो सकता है, क्योंकि नॉन ऑफ द अबव नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्या हो गया। यूजेटी आपका लास्ट ऑप्शन बचा, यूजेटी सही होगा। और यूजेटी का काम भी है कि यह सातुत वेव को जनरेट करता है। सातुत वेव कुछ इस तरह से होता है, मतलब ये सा मतलब आरी, जो लकड़ी काटते हैं उसका दांत देखे हो ना, सातुत उसको बोलते हैं। तो ये सातुत वेव है और यह यूजेटी जनरेट करता है। यूजेटी का यूज हम लोग करते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में। आपका ऑब्जेक्टिव यहां से भी आ सकता है कि यूजेटी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो आपका जवाब होगा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में इसको यूज करते हैं और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का काम ही है कि वह सातुत वेव को जनरेट करे। ठीक है, यूजेटी बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, इसको पढ़कर ही जाइएगा। इससे बहुत मतलब 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डाल देता है इससे। और आप ये भी देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि 11 नंबर में आता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। शॉर्ट नोट्स में 3 थो रहेगा आपका ए बी सी करके। मान लीजिए कि ए में अगर बाइसिंग दे दिया है, बी में दे दिया है आपका थर्मल रनवे। देखिए ये सब जो भी पॉइंट लिखा जा रहा है ये सब ये भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन उम्मीद है कि इसमें से जरूर कोई ना कोई एक रहेगा। और मेरा उम्मीद है कि यूजेटी पक्का रहेगा। इसमें देगा कि 11 नंबर में कि शॉर्ट नोट्स लिखिए कोई भी 2 पर। तो आप यूजेटी पढ़ के जाइएगा तो आपको ये फायदा है, यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है, तो आपका तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। प्लस 11 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, तो ये 6 नंबर भी आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। तो यूजेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। और यूजेटी का यूज आप देख लिए कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं ये भी पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा, एम्पलीफाइंग डिवाइस की तरह नहीं करते हैं। एम्पलीफाइंग डिवाइस की तरह इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। देखिए नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हम लिख दिए तो माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि करते हैं तब सर लिखे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका यूज हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में करते हैं और इसका एम्पलीफाइंग डिवाइस में नहीं करते हैं। तो यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूजेटी का। ठीक है, और यूजेटी तो हम बोल के जाएंगे कि इसमें पढ़ के जाएंगे। इसमें पूछ देता है यूजेटी में कितना टर्मिनल होता है। ठीक है, यूजेटी आप लोग देखे होंगे तो उसमें 3 टर्मिनल होता है, बेस 1, बेस 2 और ये गेट। तो यहाँ से पूछ सकता है यूजेटी में कितना टर्मिनल होता है, कितना पीएन जंक्शन होता है। तो आप देखे होंगे पी टाइप का सबस्ट्रेट है और ये एन टाइप का चैनल है, तो पीएन एक बन रहा है, यानी कि एक पीएन जंक्शन हुआ और 3 इसमें टर्मिनल हुआ। तो बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है। तो आप लोग यूजेटी को क्लियर करके जाइए। अगर नहीं पढ़े हैं तो कहीं से भी पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बुक में से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था। 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर, एक आएगा यूनिपोलर और दूसरा आएगा बाइपोलर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिपोलर का मतलब होता है, आप जानते होंगे कि यूनि मतलब 1, बाई मतलब 2। यूनिपोलर पूछ रहा है ना, यूनिपोलर डिवाइस कौन सा है। यूनि मतलब होता है 1 और पोलर मतलब होता है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज कैरियर की बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का कंडक्शन होता है या होल की वजह से होता है, वो पोलैरिटी होता है। तो आप देखिए यूनिपोलर मतलब पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है या तो होल की वजह से करंट का कंडक्शन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ था डायोड। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फेट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बोथ, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ द अबव। तो आप इसको सही कीजिए। इसका कौन सा सही आंसर होगा। डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये पी और एन से मिलकर बना होता है और पी और एन हम जानते हैं कि ये सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों की वजह से करंट का कंडक्शन होता है इसमें डायोड में, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। तो ये तो बाइपोलर हो गया ना, ये आपका ऑप्शन गलत है। जब ये ऑप्शन गलत है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत भी गलत है, क्योंकि बहुत करने का मतलब ए और बी की बात कर रहे हैं। जब ए गलत हो गया तो सी भी गलत हो गया। और बच्चा फेट और नॉन ऑफ द अबव। देखिए फेट यूनिपोलर डिवाइस है, लेकिन आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं कि फेट तो सर सेमीकंडक्टर से बना होते हैं।
सेमीकंडक्टर से, तो सेमीकंडक्टर अगर ये है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल दोनों है, तो इसमें भी तो होना चाहिए। लेकिन फेट में जब पढ़िएगा आप लोग पी चैनल, एन चैनल मॉसफेट, ई मॉसफेट, वहां पर देख आप फेट में तो सिंपल पढ़े होंगे, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर के वजह से करंट का कंडक्शन होता है। ठीक है, सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल, दोनों में से कोई एक की वजह से करंट का कंडक्शन होता है। ठीक है, तो फेट क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है, क्योंकि इसमें या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या तो होल की वजह से होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि सर फेट तो आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसमें भी तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों। लेकिन फेट में जैसे टाइप पड़ेगा मॉसफेट में ई मॉसफेट, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि माइनॉरिटी में जो अगर होल है, वो होल को हम लोग क्या करते हैं, वो होल कहाँ चला जाता है और सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन ही बचता है। तो हम उस बेसिस पर कहते हैं कि फेट जो है यूनिपोलर डिवाइस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट का कंडक्शन होता है। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। ड्रेन हम लोग पढ़े थे फेट में, ये ड्रेन, सोर्स और ये गेट, 3 टर्मिनल होता है। ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है, तो इधर भी पी होगा, और यह इंटरनली कनेक्टेड होता है इस तरह से। यह आपका फेट का फिगर है। फेट में ही पूछ रहा है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट। जेफेट अगर बनाएंगे उसमें ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो किसके किसके बीच में होगा। जैसे बीजेटी में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखे होंगे आप लोग की आईसी और वीसी के बीच में था, उसी तरह से ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक इसका जेफेट में आईडी एंड वीडीएस के बीच में होगा। आईडी मतलब आउटपुट का करंट, वीडीएस मतलब आउटपुट का वोल्टेज। यहां से हम लोग ये वोल्टेज जो अप्लाई करते थे, यहां से ये वीडीएस वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स। तो आईडी और वीडीएस, इन दोनों के बीच में हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखना होगा तो हम लोग आईजी और वीजीएस के बीच में देखेंगे इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह से हम लोग बीजेटी में देखे थे उस तरह से इसमें भी देखेंगे। तो इसका ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, आईडी एंड वीडीएस। बाकी सब गलत है, किसी में आईडी है तो इधर वीजीएस है, किसी में इधर वीडीएस है तो इधर आईजी दे दिया है, सारा आपका गलत है। लेकिन ऑप्शन सी सही आंसर है, आईडी एंड वीडीएस। तो ये था 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू बार्कहाउसेन क्राइटेरियन। बार्कहाउसेन क्राइटेरियन जैसे ही आएगा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कहां से क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन ऑसिलेटर से है, ठीक है, ऑसिलेटर से क्वेश्चन है, बार्कहाउसेन क्राइटेरियन। और बार्कहाउसेन क्राइटेरियन के अनुसार क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑसिलेटर से किसी भी ऑसिलेटर से हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन लेना चाहते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, तो हमें बार्कहाउसेन क्राइटेरियन को फॉलो करना होगा। इसके अनुसार क्या होता है कि बीटा इंटू एबी का मान 1 होना चाहिए, बीटा इंटू एबी का वैल्यू 1 होना चाहिए। बीटा को कहीं कहीं एमबी से भी डिनोट करता है, यानी कि एमबी इंटू एबी का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो आप इस रिलेशन को याद करके रखिएगा और यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है एमबी इंटू एबी इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 13 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 14 नंबर का, ठीक है। जिस तरह से हम लोग देखे थे बीजेटी में एम्पलीफायर में कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन में हमें 3 चीज को मतलब उसमें कंसीडर करके चलना पड़ता है। जैसे फर्स्ट में था 0 सिग्नल कलेक्टर करंट, सेकंड में था मिनिमम वीबी होना चाहिए और थर्ड में मिनिमम वीसी। वो अगर कोई भी ट्रांजिस्टर तीनों कंडीशन के फुलफिल करता है तो वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें नॉन साइनसोइडल ऑसिलेशन चाहिए, नॉन साइनसोइडल करने का मतलब ये होता है कि सिग्नल का ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं करे। साइनसोइडल करने का मतलब होता है सिग्नल का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में, ये टाइम है तो डिक्रीज करते चला जाएगा, ठीक है। यह साइनसोइडल हुआ, नहीं सॉरी, या इसको हम लोग बोलेंगे अनडैम्प्ड, मिस्टेक हो गया, इसको अनडैम्प्ड बोलेंगे और इसको डैम्प्ड बोलेंगे। डैम्प्ड करने का मतलब होता है कि जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज करते चले जाए, और ये अनडैम्प्ड करने का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट रहे। और हम लोग देखे थे कि यह जो फ्रीक्वेंसी हम लोग एलसी से निकाले थे, एलसी सर्किट से, उसमें हम लोग देखे थे क्या ऐसा किए थे कि
ये जो डैम्प सिग्नल मिल रहा था ये फिर बाद में अनडैम्प्ड मिलने लगा। हम लोग कुछ एलसी में कुछ बताए थे वहां पर कि क्या मतलब लॉसेस होता है, उस लॉसेस को फुलफिल किए और किस तरह से किए, तब जाके अनडैम्प्ड मिला ऑसिलेशन। ठीक है, तो हम लोग ये देख चुके हैं क्लासरूम में। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। बार्कहाउसेन क्राइटेरियन के अनुसार एमबी इंटू एवी का मान 1 होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूजेटी। देखिए यूजेटी से एक और क्वेश्चन आ गया, यूजेटी से एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूजेटी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, इट इज टू टर्मिनल डिवाइस। अभी बताएं कुछ देर पहले यूजेटी में 3 टर्मिनल होता है, एक बेस 1 होता है, एक बेस 2 होता है और सेकंड ये थर्ड गेट होता है। इसमें 3 टर्मिनल होता है, एक पीएन जंक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं कहां से क्वेश्चन आ रहा है, इतना छोटा छोटा भी क्वेश्चन आता है। अगर किसी को फिगर भी याद है तो 1 नंबर उसको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग देखिएगा यूजेटी से रिलेटेड कौन सा सही है। इट इज टू टर्मिनल डिवाइस ऑप्शन है बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी में क्या है, इट हैज ओनली 1 पीएन जंक्शन। हाँ ये सही है, अभी बताए ना ये पी टाइप से बना होता है और एन चैनल है, तो पी और एन के बीच में सिर्फ एक ही जंक्शन बन रहा है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सी में देखिए क्या दिया हुआ है 2 पीएन जंक्शन, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 पीएन जंक्शन कहाँ होता है इसमें, इसका कंस्ट्रक्शन अगर किसी भी स्टूडेंट को याद होगा तो क्वेश्चन ये सही कर देंगे, उसमें 2 पीएन जंक्शन नहीं होता। ऑप्शन सी भी गलत है और डी नॉन ऑफ द अबव, ये तो बिल्कुल गलत है। जब एक सही है तो नॉन ऑफ द अबव कहां से होना चाहिए। तो ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे रिजल्ट की ओर चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो सेकेंड रैंक लाए हैं वो बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा रैंक कितना है, कब पता चलेगा। तो अब उनका बारी आ गया है। सेकेंड रैंक कौन लाए हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। सेकेंड रैंक 17 नंबर ला करके सेकेंड रैंक को प्राप्त किया। 17 नंबर जिनका सही है वो समझ जाए कि हम सेकेंड रैंक लाए हैं। और उनका नाम क्या है, नाम है शुभम कुमारी जीपी डेहरी ऑनसोन। शुभम कुमारी सेकेंड रैंक लाए हैं। 20 मार्क्स क्वेश्चन था उसमें सेकेंड रैंक लाए हैं और यह 17 नंबर लाए हैं। इनका नाम है शुभम कुमारी जीपी डेहरी ऑनसोन। बहुत अच्छा नंबर है, 20 में 17 लाना कम बड़ी बात नहीं है। और लेकिन 17 तो ला दिए, लेकिन एक होता है कि अभी 17 ला दिए तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, लेकिन वैसा नहीं होना है। 17 ला दिए तो आपको 20 में 20 को सही करना है कि हम कोशिश करने की हम सही करें। ठीक है, तब जाके आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, नॉलेज भी होगा। 20 में 20 ऐसे ही नहीं आ जाता है, नॉलेज जिसका बहुत अच्छा होता है वो भी वही ला सकते हैं 20 में 20। तो सेकेंड रैंक लाए हैं 17 नंबर और इनका नाम है शुभम कुमारी जीपी डेहरी ऑनसोन। बहुत बहुत बधाई द पॉलिटेक्निक क्लासेज की ओर से। और आपसे उम्मीद यही रहेगा कि आप और मेहनत कीजिए और अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए, मार्क्स को अच्छा लाइए। फाइनल आप अच्छा लाने के लिए कोशिश कीजिए। वाले टेस्ट में कोई टेस्ट में नंबर खराब आ गया तो कोई घबराना नहीं है कि ये नंबर खराब आ गया, मेरा तैयारी नहीं हो रहा है। कभी कभी किसी वजह से हो सकता है, लेकिन आप कोशिश रखिए कि एग्जाम के पहले तक हम सारा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और उसमें अच्छा हम करेंगे। बस मन में ये ठान लीजिए, बस सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड रैंक लाए 17 नंबर सब लोग जान गए होंगे। अब फर्स्ट रैंक की बारी है। बस मात्र 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि फर्स्ट रैंक कौन लाए हैं, उनका नाम क्या है, वो कौन से कॉलेज से हैं। कहीं से भी हो, बस अपना मेहनत जारी रखना है। कहीं से भी पढ़ रहे हो, यह जरूरी नहीं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस से ही पढ़े तब जाके अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए बुक, यूट्यूब चैनल, गूगल सारा चीज अवेलेबल है, कॉलेज में टीचर। चलिए देखिए अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट रैंक जो लाए हैं उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए और इस सेशन को देखते रहिए और क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए किस तरह से मिल रहा है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा सारा सोल्यूशन में आपको दिया जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या था, इन जेफेट से क्वेश्चन आ गया। जेफेट में क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। नो पीएन जंक्शन, ओनली 1 पीएन जंक्शन और 2 पीएन जंक्शन और डी में नॉन ऑफ द अबव। जेफेट देखे होंगे तो जेफेट का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है। जेफेट ये फेट का टाइप है, तो इसमें ड्रेन, सोर्स और गेट तो होगा ही। एन चैनल जेफेट बनाना है तो देखिए ये बेसिकली एन चैनल जेफेट का ही फिगर है। ठीक है,
ये पी टाइप का सबस्ट्रेट रहता है और एन टाइप का ये चैनल है। अब इसमें देखिए कितना पीएन जंक्शन बनेगा, तो एक यहाँ पर पी और एन के बीच में एक यहाँ पर जंक्शन बनेगा और एक यहाँ पर जंक्शन बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन से पूछ रहा था कि कितना पीएन जंक्शन बनेगा, 2 पीएन जंक्शन बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएन जंक्शन कितना बनेगा, ऑप्शन के अनुसार सोचना है कि पीएन जंक्शन से रिलेटेड कौन सी बात सही है। तो ऑप्शन ए में तो दिया है नो पीएन जंक्शन, बताइए नो पीएन जंक्शन है नहीं। ऑप्शन बी में दिया है ओनली 1 पीएन जंक्शन, ये भी गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया है 2 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्लास में भी देखे थे इसका पीएन जंक्शन ये बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाता है कि ये आईडी कांस्टेंट हो जाता है और इस तरह का होता है, लेकिन बीच में एक गैपिंग रह जाता है, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करते। हम लोग ये भी देखे थे क्यों नहीं करता है, और इसका ग्राफ जो ये नीचे की ओर ऐसा क्यों होता है, इसको तो होना चाहिए जैसे यहाँ पर है तो इसको ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्लासरूम में देखे हैं कि इसका ग्राफ ये इस तरह से क्यों बनता है, इसके पीछे कुछ तो रीजन है। तो सब हम लोग क्लासरूम में देख चुके हैं, जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 60 नंबर क्वेश्चन का। अब और 4 क्वेश्चन है, उसके बाद फर्स्ट रैंक का नाम अनाउंस होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर पूछा था इन एन एलसी ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज डैश एल और सी। एल और सी से क्या रिलेशन रखता है एलसी ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी। तो सबसे हम लोग देखेंगे एलसी ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1/2 पाई रूट अंडर एल इंटू सी। जनरल तो यही होता है, जनरल फॉर्मूला। अब हम अगर बात करें एलसी में टाइप्स होता है कोलपिट ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर। अगर कोलपिट ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वहां पर सीटी हो जाएगा, क्योंकि 2 कैपेसिटर यूज होता है ना, C1 C2। सीटी यानी टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो हम फॉर्मूला में सीटी कर देंगे। और अगर इंडक्टर निकालना है यानी कि हार्टले ऑसिलेटर का निकालना है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम लोग एलटी कर देंगे। लेकिन हमें उन सबसे मतलब नहीं है एलटी और सीटी से, हमें सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि एलसी ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है एल और सी, यह कैसा रिलेशन रखता है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आपको बता दें ये तो इन्वर्सली है, क्योंकि 1/n तो इन्वर्सली है, लेकिन सिर्फ इन्वर्सली नहीं है, ये स्क्वायर रूट है। तो ऑप्शन डी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल और सी, इस तरह का होगा। ऑप्शन डी यानी कि इसका राइट आंसर है। ए बी सी तीनों गलत है। ए बी सी में क्या था प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ, ये बटा में तो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, और स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर भी नहीं होगा। और बी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी में इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू। इंडिपेंडेंट करेंगे मतलब फ्रीक्वेंसी जो है एल और सी पर डिपेंड नहीं करेगा, या तो बिल्कुल गलत बात है, या तो 2 और पाई कांस्टेंट है, लेकिन एल और सी का वैल्यू चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी एल और सी पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन सी भी आपका गलत आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल और सी। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, हार्टले ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन। हार्टले ऑसिलेटर कहाँ यूज होता है, तो हम हार्टले ऑसिलेटर में बताए थे, अगर एप्लीकेशन उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेटेड लिखवाए थे, कॉपी में जाके देखिएगा, उसमें हम बताए हुए कि हार्टले ऑसिलेटर का यूज हम लोग रेडियो रिसीवर में करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसका यूज हम लोग रेडियो रिसीवर में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या था, इन अ कोलपिट ऑसिलेटर फीडबैक इज ऑब्टेन्ड। कोलपिट ऑसिलेटर में फीडबैक कहां से हम लोग लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं, तो आप फीडबैक किसमें, कोलपिट ऑसिलेटर में। कोलपिट ऑसिलेटर में एलसी जो होता है उसमें 2 सी होता है इस तरह से, और एक यहाँ पर एल होता है, टैंक सर्किट की बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ तो आपका जो इधर एम्पलीफायर है, इधर फीडबैक देंगे, वो सब आपका है कोलपिट ऑसिलेटर का फिगर आप लोग देखिएगा। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कोलपिट ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त होता है वो किसके वजह से होता है, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो आप देखिएगा ऑप्शन ए में बाई मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी में बाई ए थिकलर कॉइल, सी में फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्प्लिट कैपेसिटर, डी में नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें एक और बात जानिए कि सेंटर टैप डी भी होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं इसका कोलपिट ऑसिलेटर का, इसका फॉर्मूला आता है 1/2 पाई रूट अंडर एल इंटू सी टी।
सिटी करने का मतलब C1 इंटू C1 C2 के बारे में बात कर रहे हैं। और जब C1 C2 सीरीज में है, इसका होता है 1/C1 प्लस 1/C2, सिटी बराबर निकालेंगे तो सिटी बराबर फाइनली आता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यह हम सिटी के फार्मूला इससे मतलब है C1 C2 निकालने के और सिटी का जो भी वैल्यू आएगा इसमें पुट करेंगे तब हमारा फ्रीक्वेंसी निकलेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फीडबैक किससे दिया जा रहा है। ये तो फ्रीक्वेंसी की बात हो गया, थोड़ा आगे चल गए। फीडबैक की बात करें, फीडबैक कहाँ से मिलता है, तो देखिए अब फीडबैक ये दे रहे हैं ये ट्रांजिस्टर के बेस पर जब आप फीडबैक दे रहे हैं यहाँ से, यानी कि इसमें जो भी वोल्टेज होगा, सेंटर टैप करने का मतलब क्या होता है कि इसमें वोल्टेज डिवाइड हो गया और जो वोल्टेज डिवाइड हुआ वही वोल्टेज आपका इनपुट पर जा रहा है, यही यानी कि फीडबैक दे रहा है। यह देखिए इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है। यहाँ में इसमें जो भी वोल्टेज था यह डिवाइड हो गया और डिवाइड होने के बाद इस वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज C2 के अक्रॉस का वोल्टेज हम लोग कहाँ दे दिए, ट्रांजिस्टर के बेस पर। यह हमारा फीडबैक कहलाता है। तो ऑप्शन सी 19 का ऑप्शन सी पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्प्लिट कैपेसिटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्प्लिट कैपेसिटर, स्प्लिट करने का मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, वहां से हम लोग क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फीडबैक हम लोग कहाँ से देते हैं। और चूंकि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ना, ऑसिलेटर बनाते हैं, तो ये एम्पलीफायर है जिसका गेन मान लेते हैं AV है और ये फीडबैक सर्किट है जिसका गेन बीटा है। तो हम क्या करते हैं, फीडबैक देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसमें लेते हैं। तो यहाँ से इसमें लेते हैं तो किसके माध्यम से लेते हैं, यहाँ पर अगर वोल्टेज इधर जा रहा है तो डिवाइड तो हो रहा है ना, यहाँ पर बेसिकली वोल्टेज तो डिवाइड ही हो रहा है ना, वो डिवाइड देखिए यहाँ से होता है। वो डिवाइड जो फीडबैक हम वोल्टेज देने के लिए क्या करते हैं, आउटपुट से कुछ पार्ट लेकर देते हैं, यानी कि इसमें से कुछ लेते हैं, यहाँ पर तो डिवाइड हो रहा है। तो ये डिवाइड कहाँ से होता है, देखिए C से होता है, यानी सेंटर स्प्लिट ऑफ कैपेसिटर, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद हम लोग अनाउंस करेंगे जो टॉप किए हैं और वो कितने नंबर ला के टॉप किए हैं वो सब पता चलेगा बस कुछ ही देर में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर में क्या था, द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इज प्रोवाइडेड बाय। सबसे अच्छा स्टेबिलिटी ये पोटेंशियल डिवाइडर मेथड ही होता है बायसिंग प्रोवाइड करने का। तो पोटेंशियल डिवाइडर बायस मेथड तो क्लियर कर ही लीजिएगा, इससे पता ना कितना क्वेश्चन पूछ देगा, कोई ठीक नहीं है। पोटेंशियल डिवाइडर मेथड या फिर इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर मेथड। इसमें क्या है कि इसमें किसके मतलब कंसीडरेशन करेंगे तो हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर मेथड का स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो हम बताए थे पोटेंशियल डिवाइडर मेथड में कि जो RE होता है, ये RE, ये CE होता है, जो भी है यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर है। इस तरह से फिगर आप लोग क्लियर कॉपी में देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि अगर हमें स्टेबलाइजेशन अगर निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ RE को कंसीडर करना होगा, क्योंकि RE जो होता है यह इमीटर से कनेक्टेड होता है। और इसमें क्या होता है कि RE का रेंज अगर ज्यादा कर देंगे तो जो यहाँ से सिग्नल आने वाला है, इस मतलब एम्पलीफायर से, वो सारा का सारा RE में ड्रॉप हो जाएगा। अगर इसका रेंज ज्यादा कर दिए तो RE का रेंज अगर ज्यादा कर दिए तो सारा का सारा इसमें बहुत अमाउंट में इसमें वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। और जब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा तो हमें आउटपुट में इसके क्रॉस का वोल्टेज कम हो जाएगा। तो आप गेन की बात करते हैं, गेन बराबर आउटपुट होता है अपॉन इनपुट होता है। तब आउटपुट का वोल्टेज अगर कम हो जाएगा या आउटपुट का वोल्टेज अगर कम हो गया तो गेन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी एम्पलीफायर का गेन कम हो, हम चाहते हैं गेन बहुत ज्यादा हो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि RE को कंसीडर करते हैं, RE को उतना ही रखते हैं ताकि हमारे गेन स्टेबल रहे। ठीक है, तो यही पोटेंशियल डिवाइडर मेथड में ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है RE कंसीडरेशन। RE को कंसीडर करते हैं कि हमें RE का रेंज कितना होना चाहिए ताकि हमारा गेन और स्टेबिलिटी सारा मेंटेन करके रखे। तो हम RE को कंसीडर करते हैं, आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ से पूछ देता है कि RE का रेंज कितना होना चाहिए, हम तो बोल देंगे इसको एक रेंज में रखेंगे, लेकिन रेंज कितना होना चाहिए। तो RE का रेंज याद रखिएगा 500 ओम से 1000 ओम के बीच में होता है। यह भी आपको याद रखना होगा। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव दे देगा RE का रेंज बीच में दे देगा 850 ओम, 10 किलो ओम। क्वेश्चन आएगा सिर्फ RE का रेंज कितना होता है, इस तरह से ऑप्शन देगा। लेकिन आपको देखना है किसके इसके बीच में कौन सा रहा है ये, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
तो 20 का ऑप्शन ए सही होगा। आर ही कंसिडरेशन करेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर मेथड में क्या होगा, स्टेबलाइजेशन फाइंड होगा। अब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, रैंक जो लाए हैं फर्स्ट है, उनका नाम क्या है, कॉलेज क्या है, कितना नंबर लाकर वो टॉप किए हैं इस एडीसी के टेस्ट में। तो मैं बता दूं, उनका नाम है रोविन कुमार। रोविन कुमार उनका नाम है, फर्स्ट रैंक लाए हैं। देखिए 20 नंबर में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट रैंक लाए हैं। और यह कितना नंबर लाए होंगे, 17 जब है सेकेंड टॉपर का, तो इनका तो कुछ ज्यादा होगा, तो कुछ तो ज्यादा है। देखिए 18 नंबर है, यानी कि 20 में यह 18 नंबर ला करके फर्स्ट रैंक को प्राप्त किए हैं। तो इनको द पॉलिटेक्निक क्लासेज की तरफ से रोबिन जी को बहुत बहुत बधाई। और आप हमेशा ऐसे ही टॉप करते रहिए, मेहनत जारी रखिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए, आपसे उम्मीद यही रहेगा सिर्फ कि आप इस रैंक को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा कि हम टॉप कर रहे हैं, यूट्यूब पर मेरा नाम लिया जा रहा है, तो अच्छा भी लग रहा होगा और अच्छा लगना भी चाहिए। जो लोग टॉप करते हैं उनका नाम तो लिया जाता ही है। तो आप याद रखिए कि अपना रैंक को मेंटेन करके रखना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। हमें पढ़ना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर रैंक मतलब कम आ रहा है, नंबर कम आ रहा है, तो उस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और जिसमें नंबर अच्छा आ रहा है तो उसमें रिवीजन की जरूरत है, ताकि रैंक को मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आ गया तो अगला टेस्ट में आप चल जाए नीचे। और हाँ, हम पिछला टेस्ट का सोल्यूशन दिए थे, तो उसमें फर्स्ट रैंक कोई और लाए थे, सेकंड कोई और लाए थे, थर्ड कोई और लाए थे। हमें इतना याद है, बट नाम नहीं याद आ रहा है। लेकिन उन लोगों का भी अता पता नहीं कि वो कहाँ चले गए, कितना रैंक पर नीचे चले गए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो मेहनत कम कर दिए, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने रैंक को भूलिए मत, याद कीजिए फर्स्ट टेस्ट में आप ही टॉप किए थे। जब आप टॉप किए थे तो आपको क्या हो गया, ऐसा कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ताकि आपका रैंक नीचे चला गया। मेहनत करने वाला स्टूडेंट देखिए आगे निकल रहे हैं। तो आप अभी से मेहनत करना चालू कीजिए, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, एग्जाम होने में बहुत टाइम है, आप अपना मेहनत चालू कीजिए और अपना नंबर अच्छा लाइए, मेहनत कीजिए, नंबर अच्छा लाइए, ताकि आपको टीपीसीयू की तरफ से यूट्यूब पर नाम लिया जाए, सब लोग आपको देखे सुने। आपका कॉलेज, रोबिन कुमार का कॉलेज हम बताएं कि नहीं बताएं? नहीं बताए ना। रोबिन कुमार जो जीपी सीतामढ़ी के हैं, ठीक है, सीतामढ़ी के हैं, इनका कॉलेज सीतामढ़ी है। इनका नाम रोबिन कुमार है, सीतामढ़ी कॉलेज से पढ़ते हैं और ये टॉप किए 18 नंबर लाके। तो बहुत बहुत बधाई फिर से द पॉलिटेक्निक क्लासेज की ओर से। और आपसे उम्मीद रहेगा कि आप इस रैंक को मेंटेन करके रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट सॉल्यूशन में जब टेस्ट होगा। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, और जब टेस्ट होगा उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा टीपीसीयू की ओर से। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोग समझ में आ गया होगा। और जो लोग लाइक नहीं किए, नए जुड़े हैं, प्लीज वो लोग लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें और आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट देते रहें। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और थैंक यू।